हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 2 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। काफ़ी अच्छा कोटेशन है। इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंकुर योजना प्रारंभ किया। कौन सी अंकुर योजना? तो वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना प्रारंभ की है। काफ़ी अच्छी योजना है। डिटेल देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की एक योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों के कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु, कौन सा? प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इसके लिए वायुदूत ऐप विकसित किया गया है। इसमें प्रतिभागियों को क्या करना होगा? एक पौधा लगाना होगा जिसकी तस्वीर जो है इस पे ऐप पर, वायुदूत ऐप पर अपलोड करनी होगी। और इसके पेड़ के लगाने के 30 दिन के बाद पुनः उस पेड़ की फ़ोटो और देखभाल संबंधित जानकारी अपलोड करनी होगी। और इसके बाद इन्हें प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी योजना है और जिससे वातावरण, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके तथा अपनी पृथ्वी पर यहाँ पर पेड़ों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक है। जिस प्रकार से कोविड महामारी आई थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी को देखा गया है, इसलिए ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रख करके यह योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस संस्थान ने विकसित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि किस संस्थान के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड विकसित किया गया है। तो वह संस्थान है इफ़को। कौन है? इफ़को के द्वारा जो है यह विकसित किया गया। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले इफ़को का फुल फॉर्म जरूर नोट कर लें कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। इफ़को द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की गई है। और नैनो यूरिया लिक्विड को इसके वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स कालोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित एक संपातिक तकनीकी के माध्यम से स्वदेशी विकसित की गई है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इफ़को के बारे में देख लेते हैं कि इफ़को का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967, कब? 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह BS नकई हैं और MD तथा CEO US अवस्थी। कौन? US अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सैन्य अभ्यासों में। ये आप डायग्राम जरूर देख लें, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास का जो है डायग्राम है कि स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। कौन सा? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह किस संगठन के द्वारा है? तो वह कौन सा संगठन है? तो वह है नाटो। कौन सा है? नाटो। नाटो द्वारा यह जो है आयोजन किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। किसी भी सदस्य पर हमले के लिए 30 देशों के सैन्य संगठन की प्रतिक्रिया का अनुकरण करने के उद्देश्य से इन युद्ध खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह अमेरिका के सैनिकों को तैनात करने के लिए नाटो की क्षमता का परीक्षण कराना चाहता है। नाटो के बारे में देख लेते हैं कि नाटो का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स की बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यहाँ पर है। और नाटो समिति के नाटो अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच है। और नाटो के सदस्य देशों की संख्या टोटल 30 है। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय यहीं पर है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? EWS के तहत तो 10%। कितने? 10% मंजूरी दे दी है।
इसके बारे में देख लेते हैं कि 10% महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदायों के लिए आरक्षण संबंधित एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है इसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, डेज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप ये क्वेश्चन मान कर चले। ठीक है, कि विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 1 जून को। कब? प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं कि प्रत्येक साल या वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी या विषय था वो क्या, विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आजकल जो है, विषय भी पूछने लगा है। तो पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। एक या 2 बार आप इस थीम को जरूर याद कर लें कि पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता इस बार की थीम थी। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य था डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास में योगदान देना है। ठीक है, ये विश्व दुग्ध दिवस था। जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, IMP क्वेश्चन होगा कि दुनिया के दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन, कौन सा फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम ही वापस ले लिया, उन्हें खेलने से ही मना कर दिया? तो वे हैं नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं? जापान की है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं कि नाओमी ओसाका दुनिया के दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका 30 मई को, कब? 30 मई को पहले दौर के मुकाबले जीत हासिल की थी। जीतने के बाद भी पहला दौर जीता, फिर भी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। क्यों? फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000, कितने? $15,000 लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आगे से ऐसा करने पर कठोर सज़ा की चेतावनी भी दी गई थी। ठीक है, ये इसके कारण उन्होंने यह जो है अपना नाम वापस ले लिया। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स IAS और PCS एग्जामों में, बड़ी बड़ी एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कुर्रा गुफाओं, कौन सी कुर्रा गुफाओं, अब पूछ लेगा कि कुर्रा गुफाएं ही कहाँ हैं। ठीक है, कुर्रा गुफाओं में पाई गई क्या? झिंगुर। क्या है? झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? इंडीमिमस जयंती रखा गया है। वह किसकी प्रजाति है? झिंगुर की एक प्रजाति पाई गई है, उसका नाम है इंडीमिमस जयंती। तो वह कहाँ पर पाई गई है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? CG छत्तीसगढ़ में है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ता में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। और इस नई प्रजाति की पहचान किसने की है? जीनस आर्कोनोमिसस और साइसोर ने 1897 में इसकी जो है पहचान की थी। और इस नई प्रजाति की खोज से झिंगुर की एक नई उपजाति इंडीमिमस का जन्म हुआ है। इंडीमिमस का जन्म हुआ है। तो पूछ सकता है इंडीमिमस क्या है? यह एक जो है झिंगुर की नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बुक में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यह इनकी पहली और फर्स्ट बुक आई है। और इम्पोर्टेंट होगा कि पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो वह हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री की यह फर्स्ट बुक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इंडियन क्रिकेट टीम के कोच वर्तमान में है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट कोच बुक हो सकती है। तो क्रिकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पुस्तक लॉन्च की है या लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स द्वारा किया जा रहा है और सहायक उनके सह लेखक अयाज मेमन हैं। यह
जो है 25 जून 2021 को रिलीज़ होने वाली है। और शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट होगा, जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है, तो वह बैंक कौन सा है? वह बैंक है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक। कौन सा? शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। डिटेल देख लेते हैं कि आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का 31 मई को कारोबार समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया गया है और बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कौन सा 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है। आरबीआई ने पाया है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है और बैंक को 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत रखा गया था। यानी वह जितना भी उसके पास अमाउंट है जमा है लोगों का, वह उसको देने में समर्थ नहीं, इसके कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंटरनेशनल से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश में प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति होगी। तो वह देश है कौन? चीन। कौन सा है? चीन। चीन में अभी तक जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, अब उसको 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों को जन्म को लेकर के लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है और पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़ों में सार्वजनिक किए गए हैं। ठीक है, कितने सार्वजनिक? चीन की अभी जो 10 की जनगणना हुई है उसमें वहाँ की जो जनसंख्या है वह 1 अरब 41 करोड़, कितनी? 1 अरब 41 करोड़ है। जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया है कि इसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी को 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है नौजवानों की संख्या लगातार कम हो रही है और बूढ़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया और चीन की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही कम है, लगभग 5.35%। यह जो है उसकी वृद्धि दर 10 की रही है, जो काफ़ी कम है। इसी को देखते हुए चीन ने यह निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।